विश्व हृदय दिवस पर आज हमारे बीच मौजूद हैं विख्यात सर्जन, हृदय के सर्जन डॉक्टर संजय गांधी। डॉक्टर गांधी, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गांधी, क्या कारण है कि दिल के मरीज बढ़ते जा रहे हैं? थैंक यू सो मच महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो विश्व हृदय दिवस पे मैं अपने सारे श्रोताओं को विश्व हृदय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। खास करके हमारे हृदय रोगी जिनका हम ऑपरेशन कर चुके हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स को और उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से आज हम जागरूक करेंगे कि हृदय की बीमारियां क्या होती हैं, उनसे क्या बचाव के उपाय हैं। जो आपने प्रश्न पूछा कि किस तरह के हृदय के रोगी आ रहे हैं और क्या उनके बचाव के उपाय हैं, तो हम इस विषय को 5-6 भागों में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। हार्ट की बीमारियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने 2012 में हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाने का एक मुहिम चलाया। इस मुहिम के तहत उन लोगों का मकसद ये था कि 2025 तक हम दिल की बीमारियों को कम से कम 25-30% तक कम कर पाएं और इनसे होने वाली जो डेथ्स हैं, मृत्यु है, उसको कम से कम 30-40% और कम कर पाएं। तो इसी मुहिम का हिस्सा बनते हुए हम आपके साथ जुड़े हैं। तो दिल की बीमारियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक तो हार्ट अटैक, जिसको हृदयघात बोलते हैं, जो कि सबसे कॉमन बीमारी है। दूसरा हृदय की वाल्व की प्रॉब्लम्स, वेल्वुलर हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं। तीसरा बच्चों में जन्मजात जो दिल के विकार हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं, जो बच्चा पैदाइश होता है तो उसके दिल में स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होती हैं। तो ये 3 मुख्य बीमारियां होती हैं दिल की। जो सबसे पहली बीमारी है हृदयघात की बीमारी, जिसको सुनते ही हर एक आदमी डर जाता है, जिसमें जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इस बीमारी को सबसे ज्यादा बचाया जा सकता है और इस बीमारी के मुख्य कारण हैं स्मोकिंग, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, चाहे वो सिगार है, पाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं, गुटखा है। ये सब चीजें दिल की बीमारियों को बढ़ाती हैं। हृदयघात का जो रिस्क है उसको कम से कम 4 से 5 गुना कर देती हैं, बजाय कि उन लोगों में जो लोग धूम्रपान नहीं करते। एक सिंगल सिगरेट भी हार्ट अटैक लाने के लिए काफी है। तो जो भी श्रोता इस बात को सुन रहे हैं, खास करके हमारे कई गांव के लोग हैं जो बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं खाली बैठे, और इवन यंग जनरेशन भी जो कि स्मोकिंग में काफी लीन है, तो उन सब के लिए मेरा ये मैसेज है विश्व हृदय दिवस पे कि अगर हमको दिल की बीमारियों से बचना है तो इस बुरी आदत को आज से हम त्याग करने का प्रण लें। तो अब दूसरी जो बात मैं बताना चाहूंगा, खान पान। खाने पीने में हम लोग ज्यादा तली हुई चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, फ्राइड आइटम्स ज्यादा खा रहे हैं और अपने शरीर का वजन कंट्रोल में नहीं है। खाने पीने से डायबिटीज भी रिलेटेड है। तो अगर हम इन दोनों तीनों चीजों को देखें तो ये भी दिल की बीमारियों का एक बहुत मुख्य कारण है। तो खाने पीने में अपने को वेस्टर्न हैबिट्स को नहीं अडॉप्ट करना है। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीटनर्स, तो ये सारी चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है। घी और तेल का सेवन कम करना है। एक एवरेज आदमी को, जिसका वेट हम मान के चलें 60-70 किलोग्राम है, तो उसको 40 से 70 ग्राम के बीच में ही घी का सेवन करना पूरे दिन में। और घी भी जो रूम टेम्परेचर पे, जो नॉर्मल अपना जो टेम्परेचर तापमान पे अगर वो सॉलिड रहता है तो उसका उपयोग कम करना। जो कि एनिमल फैट होते हैं, जैसे हमारा देसी घी हुआ, मक्खन हुआ, चीज हुआ, ये सारी चीजें हमें कम अमाउंट में लेनी। वेजिटेबल ऑयल जो है, जो आजकल कई मिक्स वेजिटेबल कई ब्रांड्स में मिलता है, ब्रांड्स का नाम तो मैं नहीं ले सकता हूं, तो वो वेजिटेबल ऑयल जो है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। डॉक्टर गांधी, इससे पहले कि आगे बात करें, थोड़ी सी चीजों का खुलासा करना श्रोताओं के लिए जरूरी है। पहली बात तो ये कि आजकल बहुत सारे तेल ऐसे आते हैं जिसमें कहा जाता है कि उनमें केमिकल डालकर उसमें जो है फैट कम कर दिया गया, कई चीजें उसमें सैचुरेटेड कर दी गई हैं और वो ठीक ठाक होते हैं हृदय के लिए। और इसके लिए बहुत सारे तेलों का नाम भी लिया जाता है, जैतून का तेल या और भी कोनोला ऑयल या बहुत सारे तेल। और इसके अलावा घी को लेकर भी एक चीज बीते दिनों चलन में आई है कि अगर आप गाय का शुद्ध घी खाते हैं तो उसकी मात्रा कितनी भी हो सकती है, वो आपके हृदय के लिए अच्छा है। ये भी कहा जाता है कि कुछ न कुछ फैट जो है वो हृदय के लिए भी अच्छा है। तो बताएं कि घी और तेल को लेकर जो इतने सारे लोगों के मन में मिथ है, इनमें सच क्या है, झूठ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है महेंद्र जी। घी जो मैंने अभी आपको बताया, हम डिस्कस कर ही रहे थे, जो एनिमल फैट है, जो पशुओं से हमको उनके दूध से घी बना है ना, वो घी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है।
उसमें सैचुरेटेड फैट जो है वो ज्यादा होता है, वो हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि फैट हमारे शरीर को चाहिए ही नहीं, बहुत सारे हार्मोन्स बनाने के लिए, शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, सॉफ्टनेस रखने के लिए, प्रोटेक्शन रखने के लिए हमारे को फैट चाहिए, पर उस फैट की जो क्वांटिटी सिर्फ 7% ही चाहिए पूरे फैट में। तो घी और तेल में एनिमल फैट का प्रयोग हमें कम करना है। आपने खास तौर से पूछा कि जैतून का ऑयल, कैनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जितने भी हैं वो सब अच्छे हैं, उनकी सेवन हमको करना है, पर उनका सेवन भी एक मात्रा से ज्यादा नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, पूरे दिन में अपने को 40 से 70 ग्राम तक ही तेल का, घी का सेवन करना है, जिसमें से आप 10% ये मान लीजिए देसी घी। अब जो आपने गाय के घी की बात की, गाय का घी अच्छा है, शुद्ध है, नेचुरल है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हम रिक्वायरमेंट से अधिक क्वांटिटी में उसको खाते रहें। तो वो भी पूरे दिन में जो फैट की रिक्वायरमेंट है उसका 7 से 10% ही गाय के घी को हम यूज में करें, क्योंकि उसमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। सर ये बताएं कि ये जो प्रतिशत बता रहे हैं, ये शायद श्रोताओं को समझ में ना आए, तो कितने 1 से 2 चम्मच गाय का घी पूरे दिन में पर्याप्त है एक आदमी के लिए, एक एवरेज वेट के आदमी के लिए। और तेल की मात्रा अगर हम देखें तो 5 से 6 चम्मच, पर इससे ज्यादा तो हम खा जाते हैं। तो वो फिर अपने आप को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम आज यहाँ बैठे हैं विश्व हृदय दिवस पे डिस्कस करने के लिए। ये बताएं कि हम भारतीय तले भुने के शौकीन तो होते हैं, निस्संदेह होते हैं, और बारिश आती है तो कुछ हो न पकड़ो की तलब लगती है, तो बताएं कि ये तलब भी बनी रहे और दिल भी स्वस्थ रहे। अगर हमें कभी कभी तलब होती है, मैं आपकी इस बात को अच्छी तरह सहमति देता हूं कि बारिश हुई, खास करके उदयपुर के एनवायरनमेंट में जो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है तो सबका खाने पीने का मन करता है, तो प्रेफरेबली कम अमाउंट में घी का यूज किया जाए। और कई बार तो बॉइल्ड चीजें आदमी खा लेता है, और अगर फ्राइड भी किसी चीज को करना है, किसी चीज को पका भी रहे हैं, तो एक कम टेम्परेचर पे पकाएं। ज्यादा उसको, घी को अगर हम गर्म करते रहते हैं तो वो घी का जो सैचुरेशन हो जाता है तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। और धीमी आंच पे खाने को पकाएं। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। और अगर बार बार ये तलब होती है तो बार बार मत होने दें, तलब पे कंट्रोल करना है जी। और कौन कौन सी तरह के खाद्य पदार्थ हैं घी और तेल के अलावा जो हमारे हृदय के लिए नुकसानदायक है? घी और तेल के अलावा मैं तो ये बोलता हूं कि जितने भी स्वीटनर्स हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन भी ज्यादा ना करें, क्योंकि बॉडी में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है पूरे दिन में 2000 किलो कैलोरी की मान लो रिक्वायरमेंट है एक आदमी को, पर हमारा जो ईटिंग पैटर्न है हमें मालूम ही नहीं होता हम पूरे दिन में कितना कुछ खा जाते हैं। खान पीन में घी और तेल के अलावा खाने के अमाउंट को भी हमें लिमिटेड रखना है। कई लोगों की आदत होती है बार बार खाने की, बार बार चाय पीने की, आते जाते कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, तो इन सब चीजों से, इन सब बातों से अपने को बाहर निकलना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेवन जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है। उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में नाड़ियों में प्लाक जम जाते हैं, जिससे नाड़ियों में ब्लॉकेज डेवलप होते हैं, उसको डेवलप होने में ये चीजें कम करती हैं। तो वी हैव टू ईट मोर हाई फाइबर डाइट, सैलेड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए। ये सारी चीजें हार्ट के लिए और दूसरे अंगों के लिए भी लाभदायक है। डॉक्टर गांधी, एक कथन ये भी है कि हमारे जो हृदय रोग हैं या हमारे हृदय में जो भी कोलेस्ट्रॉल अच्छा बुरा जो बनता है उसका नाता खाने से है जरूर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। कहते हैं कि बहुत छोटी उम्र से ही कई लोगों में कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है, तो क्या ये माने कि वंशानुगत या दूसरी चीजों से हृदय रोग ज्यादा होते हैं और खाने पीने पर हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं भी करें तो चलेगा? ये बात आपकी बहुत कम सही है कि खाने पीने से इसका रिलेशन कम है और हेरिडिटरी जेनेटिक्स का रिलेशन ज्यादा है। हेरिडिटरी और जेनेटिक्स का रिलेशन है पर बहुत कम है। अगर किसी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है। उसको हम डिले कर सकते हैं अगर हम खान पान में अपनी खाने पीने की जो दिनचर्या उसमें परिवर्तन लाएं तो। डायबिटीज भी फैमिली में चलती है, मधुमेह की जो बीमारी है उसमें भी दिल की बीमारी ज्यादा होती है जिन लोगों को डायबिटीज है, ये भी फैमिली में चलती है। परंतु इसका रोल अगर पूरे 100 मरीजों को हम देखें तो 100 में से 20-30% मरीजों को ही फैमिलियल होता है, बाकी सारे मरीजों को एक्वायर्ड है, उसमें जेनेटिक्स का रोल नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा हद तक दिल की बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमने जीवन शैली में हम परिवर्तन लाएं। कौन कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो व्यक्ति को महसूस हो
चाहे शुरू में या थोड़ा सा बाद में, जिससे उसको लगे कि हाँ, उसके दिल पर कुछ खतरे मौजूद हैं? ये श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि श्रोताओं को महसूस होता है कि मेरे को ये बीमारी के लक्षण है, तभी वो अपनी चेकअप करवाने के लिए या डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में पहुंच पाते हैं। दिल की बीमारी के मुख्य लक्षण होते हैं सीने में दर्द होना, एक्सर्शन पर, चलने पर, कोई भारी काम करने पर, सीढ़ियां चढ़ने पर, वजन उठाने पर। दूसरा, किसी मरीज को बिना एक्सर्शन पे बैठे बैठे भी सीने में दर्द होने लग जाता है, और वो दर्द सीने में होकर के कभी जबड़े में हो जाना, कभी बाएं शोल्डर की तरफ चले जाना। किसी मरीज को गैस भी बनती है, वो भी दिल की बीमारी का लक्षण हो सकता है। दूसरा, चलने पे सांस फूलना, ब्रेथलेस हो जाना, जैसे आदमी चलता है तो हांफने लग जाए। और जो एथलीट्स हैं या जो लोग व्यायाम करते हैं, उनकी एक कैपेसिटी बन जाती है, उस कैपेसिटी से कम काम करने पर भी अगर किसी को सांस फूलने लग जाता है तो उन लोगों को भी इसको दिल की बीमारी का लक्षण मानना चाहिए। तीसरा, चक्कर आना, बिस्तर से उठने के समय आंखों के आगे अंधेरा आ जाना या चक्कर की सेंसेशन जो फील करते हैं, ये भी दिल की बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो ये दिल की बीमारी के मुख्य लक्षण है। और चौथा है धड़कन। दिल की धड़कन अगर किसी को महसूस होती है, आप और हम बैठे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे दिल की धड़कन कितनी चल रही है, क्या है क्या नहीं, पर दिल तो निरंतर धड़कता जा रहा है। और ये वो धड़कन है जो किसी को देखकर तेज नहीं होती। हाँ, पर जब ये दिल की धड़कन किसी को महसूस होने लग जाती है तो ये भी दिल की बीमारी का एक लक्षण है। ऐसा कुछ अगर कोई महसूस करता है तो उससे डॉक्टरी परामर्श जरूर लेना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए। डॉक्टर गांधी, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि कमजोरी या अपचन हो, इस वजह से भी ये सारे संकेत हो सकते हैं। तो बताएं कि व्यक्ति कैसे ये भेद कर पाए कि उसको जो समस्या हो रही है बदन में, किसी भी तरह की जो संकेत आपने बताए, ये हृदय से संबंधित है, दूसरे किसी रोग से संबंधित नहीं है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि मेरे को दिल की बीमारी है, जो लक्षण मैंने बताए हैं वो अगर आपको आ रहे हैं, कमजोरी आ रही है, अपचन हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इट इज ऑलवेज बेस्ट टू गो टू ए लोकल फिजिशियन। अपने डॉक्टर को दिखाएं। हमारे जितने भी शहर में या राजस्थान में फिजिशियंस काम कर रहे हैं, दे ऑल आर वेरी वेल रेड। और कोई भी फिजिशियन के पास आप जाएंगे तो आपको दिल की बीमारी है या नहीं, आपको दिल की बीमारी के लक्षण है या नहीं, तो वो आपको जरूर बता देंगे। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन भी करवाना चाहें, टेस्ट भी करवाना चाहें, जैसे कि आपकी ईसीजी करवा लें, इकोकार्डियोग्राफी करवा लें, टीएमटी करवा लें, ब्लड टेस्ट करवा लें, तो इन सारी चीजों से हमको मालूम पड़ जाता है कि आपकी बीमारी के जो लक्षण हैं वो दिल की बीमारी के हैं या किसी और बीमारी के। डॉक्टर गांधी, कौन कौन सी प्रारंभिक जांचें ऐसी है जिससे पता चल जाए कि अब हमारा दिल स्वस्थ नहीं है? प्रारंभिक जांचें तो अगर किसी मरीज को दिल की बीमारी के सिम्टम आ रहे हैं, जैसे सीने में दर्द हो रहा है, पसीना आता है, घबराहट हो रही है, सांस फूल रहा है, तो सबसे पहले तो उस मरीज की हम ईसीजी की जांच करते हैं। तो ईसीजी की जांच मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मरीज चल नहीं रहा होता ईसीजी के दौरान, नॉर्मल ही आती है। अब ईसीजी की जांच भी नॉर्मल आने के बाद अगर हमें संदेह रहता है कि इस मरीज को दिल की बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो फिर हम उसकी इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। दिल की पंपिंग कैपेसिटी कितनी है, वाल्व्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, वो हमको इकोकार्डियोग्राफी से आइडिया लग जाता है। फिर एक टीएमटी होता है जिसको ट्रेडमिल टेस्ट भी बोलते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट क्या है कि मरीज को एक ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ा देते हैं, स्लोप बढ़ा देते हैं, और उसकी दिल की धड़कन को और रक्तचाप को, जिसको बीपी बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ईसीजी में हमको आइडिया लग जाता है कि दिल के ऊपर जब हम लोड बढ़ा रहे हैं, दिल उस लोड को लेने के लिए सक्षम है नहीं, तो वो भी हमें बीमारी का जल्दी आइडिया लग जाता है कि मरीज को कोई नुकसान हो, उससे पहले हमें उसका इलाज शुरू होने में मदद मिल जाती है। डॉक्टर गांधी, बहुत से शब्द सुनाई पड़ते हैं। एक शब्द सुनाई पड़ता है साइलेंट हार्ट अटैक, यानी आदमी बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है, भला चंगा लग रहा है, एकाएक आपके बीच से चला गया। कोई व्यक्ति सोने गया, सुबह उठता नहीं, और उससे पहले वो लगभग देखने पर तो स्वस्थ नजर आ रहा था। कुछ शब्द और सुनाई पड़ते हैं जिसे कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं कि साहब आपके पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई, कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया होगा साहब। तो बताएं कि ये बिना संकेत छोड़े दिल एकाएक धड़कना बंद क्यों कर देता है? ऐसे कई सारे मरीज हमारे पास आते हैं, रोज ये प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारे तो पिताजी बिल्कुल ठीक थे, हमारी मम्मी तो बिल्कुल ठीक थी, इनको सडनली ऐसे कैसे हो गया। दिल की बीमारियों का सडन ऐसे मालूम पड़ता है, पर ये बीमारियों की शुरुआत हो चुकी थी 20-30 साल पहले। तो इसीलिए हम बार बार इस चीज पे स्ट्रेस करते हैं कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, 40 साल के बाद, 45 साल के बाद अपना नियमित रूप से साल में एक बार रेगुलर चेकअप करवाएं। और दूसरा, खास करके उन परिवारों के लिए जिसमें दिल की बीमारी के मरीज पहले से हैं, शुगर की बीमारी के मरीज पहले से हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी के मरीज पहले से हैं, घर में किसी को हार्ट अटैक आ चुका है, घर में किसी की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट हो चुका है, उन लोगों को नियमित रूप से अपनी जांच करवानी चाहिए। सडन कार्डियक डेथ
साइलेंट हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट शुगर वाले मरीजों में ज्यादा कॉमन है। जिन मरीजों का मोटापा, ओवरवेट है, स्मोकर्स जो लोग बीड़ी सिगरेट का ज्यादा सेवन करते हैं, उन लोगों में सडन हार्ट का अटैक आ जाता है और शुरू का जो पहला घंटा होता है हार्ट अटैक आने का वो सबसे ज्यादा जानलेवा होता है। बाद में भी जानलेवा होता है और पहले घंटे में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। तो इन चीजों को अगर अपने को अवॉइड करना है तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो पहले तो प्रिवेंशन लें और फिर रेगुलर चेकअप कराएं। कई बार रेगुलर चेकअप में चीजें जल्दी पकड़ में आ जाती हैं और कोई खुशकिस्मत आदमी है तो उसको ये सब चीजें सडन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या एकदम साइलेंट अटैक हो जाए, उन सब चीजों से वो दूर रहे। डॉक्टर संजय गांधी, कुछ चीजें बार बार उभर कर आती हैं और कुछ मिथ और हमारे सामने आते हैं। एक तो ये कि पहले ये माना जाता था कि जो मोटे व्यक्ति होंगे उनमें दिल के रोग होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन अब देखा गया है कि बिल्कुल दुबला पतला भी दिल के रोग से चला जाता है। पहले ये मिथ था कि एक निश्चित समय के बाद इस रोग की संभावना है, लेकिन अब कुछ ऐसा सुनने में आता है कि कोई व्यक्ति 20 साल का है, 25 साल का है, यहां तक कि 30 साल तक का भी है और हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। तो बताएं कि ये इतने सारे कंफ्यूजन इस दिल ने कैसे क्रिएट कर दिए? एक तो ये मिथ नहीं है कि जो ओवरवेट लोग होते हैं या ओबेसिटी होती है, जिसको कि हम बॉडी मास इंडेक्स से मेजर करते हैं, आदमी के वेट को उसकी हाइट मीटर में लेकर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स आइडली 25 से कम होना चाहिए। अगर किसी का 25 से ज्यादा है तो उसको हम ओवरवेट मान लेते हैं, और अगर 30 से ज्यादा है तो उसको ओबीस मान लेते हैं, ये उसको मोटापा है, बीमारी है उसको। तो जिन मरीजों का वेट ज्यादा है, दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड का सर्कुलेशन करने में, मोटे आदमी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है, प्लस वो जो एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे मरीजों को लीन एंड थिन, दुबले पतले मरीजों की अपेक्षा में दिल का, हार्ट का अटैक आने का संभावना जो है वो हमेशा ज्यादा होता है। ये मिथ नहीं है, सच्चाई है। हाँ, जब दूसरी लाइन आपने बोली कि सर दुबले पतलों को भी हार्ट का अटैक आता है, ये उन लोगों को आता है, दुबले पतलों को, जो कोई स्मोकिंग करता हो, किसी को डायबिटीज हो, किसी की फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो। खास करके हमने वही पेशेंट देखे हैं जो ओवरवेट हो, ओबीस हो, उनको ही ज्यादा हार्ट का अटैक आता है। दुबले पतले लोगों में आता है तो उनको लेट आता है ये प्रेजेंटेशन। और जो आपने बात की यंग जनरेशन को भी, 20 साल के 30 साल को भी हार्ट अटैक आ रहा है, वो भी उन लोगों में आ रहा है जो स्मोकिंग करते हैं या जिनमें घी तेल का सेवन ज्यादा है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और फिर हेरिडिटरी यंग पेशेंट्स में, यंग लोगों में ज्यादा रोल प्ले करती है कि फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, कोलेस्ट्रॉल को मेटाबॉलिज्म करने के जो एंजाइम्स हैं उनकी कोई डेफिशिएंसी है यंग पॉपुलेशन में। तो यंग पॉपुलेशन में ये बीमारी बढ़ने के कारण मुख्य स्मोकिंग है, टोबैको है या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है। डॉक्टर गांधी, बताएं कि भारत में दिल के रोगी इतने तेजी से बढ़ते क्यों जा रहे हैं? भारत में दिल के रोगी इतने तेजी से इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पहले तो वेस्टर्न पॉपुलेशन में थे, अमेरिका में, यूरोप में दिल की बीमारी बहुत ज्यादा थी, वहां तो उन लोगों ने अब कंट्रोल कर लिया। हमारे यहाँ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। हम, बच्चा छोटा है वो देखो बस अपने पेरेंट्स को बोलेगा मुझे तो ये खाना है, मुझे तो वो खाना है, और उसको कोल्ड ड्रिंक दे देंगे, उसको रेस्टोरेंट में ले जाएंगे, ये पिज्जा भी खा लो आप, बर्गर भी खा लो। और जो घी और तेल का सेवन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो हमारी योग शैली थी, व्यायाम का जो हम लोग करते थे हमारे भारतीय संस्कृति में जो था, उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। हार्डली अगर अपने उदयपुर की सारी पॉपुलेशन देखो तो आप देखेंगे 0.1% से भी कम लोग आपको घूमते हुए सुबह फतेह सागर नजर आएंगे। हालांकि यहाँ बहुत अच्छा मौसम है घूमने फिरने का, व्यायाम करने का, बट यू विल सी वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल डूइंग एक्सरसाइज और अडॉप्टिंग योग इन देयर डेली रूटीन। तो इन सब चीजों की वजह से भारत में भी दिल की बीमारी जो है, दिल के जो रोगी हैं वो बढ़ रहे हैं। डॉक्टर गांधी, थोड़ा सा हमारे दक्षिणी राजस्थान पर आते हैं। दक्षिणी राजस्थान में हमारे लोगों की, यहाँ के जो निवासी है, उनके हृदय की क्या स्थिति है और उन्हें क्या क्या समस्याएं हैं, उनके भोजन में कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिन्हें सुधारा जा सके, जिस वजह से वो हृदय के रोगों से बच सके? दक्षिण राजस्थान भी पूरे राजस्थान से या इंडिया से अलग नहीं है सर। तो यहाँ पर भी जो खान पान की बातें हम अभी कर रहे हैं, वो सारी चीजों में अपने को बदलाव लाना है। यहाँ दाल बाटी ज्यादा चलती है, लोग घी ऊपर से डालते रहते हैं, जब तक घी नहीं तैर रहा हो उनकी बर्तनों में तो उनको खाने में मजा नहीं आता। तो इन सब चीजों को अपने को अवॉइड करना है। दूसरा, नशा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का प्रचलन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है। और कुछ लोग मैंने देखे हैं जो अफीम का सेवन भी करते हैं, उनमें भी दिल की बीमारी जल्दी हो जाती है और उनको भी साइलेंट अटैक आते हैं, पता नहीं चलता। अभी तक मैं कम से कम यहाँ पिछले 8-9 सालों में 10 से 15 ऐसे मरीजों का बाईपास सर्जरी कर चुका हूं जो अफीम का सेवन करते थे, और वो भी यंग उम्र में उनको बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। तो इन सारी चीजों से अपने को साउथ राजस्थान में
दूर रखना है। व्यायाम की और योग की बहुत जरूरत है यहाँ पर, तो इसको लाइफस्टाइल को अपने को अडॉप्ट करना है। डॉक्टर गांधी, बहुत सारे केसेस इन दिनों जब कोविड-19 का संकट चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कोविड-19 के वायरस से ग्रसित लोग थे जो पहले हो सकता है ठीक होकर आ गए हो, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हो, लेकिन बाद में वो हार्ट अटैक से पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा माना जाता था कि कोविड-19 जो है आपके फेफड़ों को ज्यादा संक्रमित करता है, लेकिन अब बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि कोविड-19 की पहुंच आपके दिल तक है। तो बताएं कि ये दिल तक कब और कैसे पहुंचता है और उससे कैसे बचा जाए। कोविड-19 जब शुरू में ये वायरस अपने को पता चला मीडिया के माध्यम से, चाइना से जब इसका ओरिजिन हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता गया, तो पहले देखा कि सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान पहुंचाता है, पर वो मिथ था, वो गलत है। इसकी जो पैथोलॉजी है वो अलग है। शरीर के ऑलमोस्ट सारे अंगों को ये नुकसान पहुंचाता है और ब्लड क्लोटिंग को बढ़ावा देता है। तो ब्लड क्लोटिंग जब होता है शरीर में, जो खून के जमने की जो शरीर की प्रक्रिया है उसके ऊपर असर करता है। तो ब्लड क्लोटिंग अगर होगा तो दिल की नाड़ी में भी क्लोट जम जाते हैं। तो हृदयघात भी इन मरीजों में बहुत देखा गया है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो फेफड़े की नाड़ियां, उसमें भी खून का थक्के जम जाते हैं। वो भी जो लास्ट स्टेज इस बीमारी की, एंड स्टेज पे ये देखा गया। तो ये देखने के बाद ही अब जो कोरोना से होने वाली जो मृत्यु दर है काफी कंट्रोल में आ गई है, काफी कम हो गई है, क्योंकि इन मरीजों को हम जो हमारे पास ज्यादा सीवियर कैटेगरी में आते हैं, मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में, तो उनको हम पहले से ही खून पतला करने की दवाइयां शुरू कर देते हैं, जिनको एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं, जिससे हृदयघात की, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की बीमारियों को हम रोक सकते हैं। तो ये कोविड-19 की जो पैथोजेनेसिस है अब हमारे सामने डे बाय डे और ज्यादा साइंटिफिकली क्लियर होती जा रही है, और हम उसकी ट्रीटमेंट में दिन बर दिन जैसे जैसे हमें क्लियर होती जा रही है उस तरह उस बीमारी का इलाज करने की जो मेडिसिन है उनको इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं। डॉक्टर संजय गांधी, जाते जाते आज के दिन तमाम श्रोताओं को क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे जिससे वे आप तक ना आए? मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज तो यही है कि दिल की बीमारी से अपने को बचना है। बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। अपने दैनिक दिनचर्या में व्यायाम को, एक्सरसाइज को शामिल करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो। घर पे योगा करें, डांस करें, जिम करें, बच्चों के साथ आउटडोर एक्टिविटीज खेलें। अपने दिल को अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए यूज करें। जो नशा है, चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, अल्कोहल का भी अधिक मात्रा में जो सेवन है, अफीम है, गांजा है, इन सारी चीजों से अपने आप को दूर रखें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी है, वो नियमित रूप से इसका चेकअप करवाते रहें, इसको कंट्रोल में रखें, और अगर किसी डॉक्टर साहब ने आपको दवाई लिखी है उसका भी नियमित रूप से सेवन करें, और अपनी मर्जी से दवाइयां कम या ज्यादा ना करें। और अगर किसी को दिल की बीमारी के कुछ संकेत मिलते हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उन संकेतों को नजरअंदाज मत करें। कोरोना के टाइम में भी सभी हॉस्पिटल्स में कोरोना को बचाव के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, और दिल की बीमारी का इलाज अब अपने उदयपुर में पहले से बहुत ज्यादा कहीं अच्छा हो रहा है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के काम अब उदयपुर में हो रहे हैं। तो कोरोना महामारी का तो हमें पता नहीं कि हमें कहां तक लेके जाएगी, पर एक बात का जरूर पता है कि इस कोरोना महामारी के दौरान हमारे दिल का ध्यान रखना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है।